तो ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो सेशन है बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज का सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये मेंटेनेंस पर है कि कैंगन वाटर का मेंटेनेंस, कैंगन वाटर मशीन का, इनेजी का, जो हमारा SD 501 है, सुपर 501 है, K8 मॉडल की मशीन है। इन सब का हम मेंटेनेंस किस प्रकार से करें कि ये हमें बेहतर लाभ दे सके। तो देखिए, हम सब के पास कैंगन मशीन है, बट मतलब जाने अनजाने में हम लोग ना उसका सही से रख रखाव नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो हमें लाभ भी उस तरह से मशीन का मिलता नहीं है। बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है कि हम पानी तो पी रहे हैं 6 महीने से, बट हमको फायदा नहीं कर रहा। तो देखना यह है कि क्या आपके मशीन का मेंटेनेंस जैसा पवन सर बता रहे हैं, क्या उस प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, सही तरह तरीके से हम रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसका लाभ भी सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम जिस उद्देश्य से इस मशीन को लिए थे, वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये मेंटेनेंस हम किस प्रकार से करें, किस तरीके से करें कि हमारा मशीन भी ठीक रहे, मशीन भी लॉन्जिविटी की तरफ जाए। मशीन भी, जो कंपनी कहती है 25 साल का लाइफ है, 50 साल चलेगा अगर इसका रख रखाव हम बढ़िया से करेंगे, इसका मेंटेनेंस हम सही टाइम पर सही तरीके से करेंगे। तो देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए आज हमारे बीच पवन सर हैं। वैसे तो मिश्रा सर का सेशन था, बट मैं और मिश्रा सर दोनों लोग कहीं ऐसे जगह पर हैं जहां पर हमें इंटरनेट कम है। तो सेशन हमारा ब्रेक होता है, इसलिए हमने आज विशेष रिक्वेस्ट पर पवन सर को बुलाया है। पवन सर के बारे में मैं बता दूं, पवन सर हमारे कलीग हैं, दिल्ली मेट्रो में काम करते हैं, बतौर सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं। इनका 15 साल का एक्सपीरियंस है। अब सिविल इंजीनियर अगर पानी की गुणवत्ता के बारे में, पानी के मशीन के रख रखाव के बारे में अगर बताए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो पवन सर के पास बहुत बेहतरीन नॉलेज है इस मशीन के बारे में। पवन सर मेंटेनेंस के लिए आपको मतलब इनसे बेहतर कोई जानकारी दे नहीं सकता, जितना ज्ञान इनके पास है। ज्ञान के सागर हैं, भंडार हैं। तो जितना आप इनसे उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। तो मैं सबसे सादर निवेदन है हमारा कि मतलब डायरी पेन के साथ बैठें। कोई भी मन के अंदर में सवाल आता है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बट सेशन के आखिरी में पूछिएगा तो बेहतर रहेगा। वो मतलब जो हमारे लीडर हैं, जो स्पीकर हैं, उनका फ्लो बना रहेगा। आपको पहले अपना ये बात रखेंगे, मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे, फिर आपके मन में जो सवाल उठता है वो आप इनसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो और पवन सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कृपया वीडियो पे आ जाएं। तो आप सभी के वर्चुअल ताली के साथ मैं बुलाना I'm ready. चाहूंगा हमारे डायनेमिक कपल लीडर श्री पवन सर को। और पवन सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। आज मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस सेशन का मुझे मौका दिया, सेशन को लेने का। और ये अच्छी बात, ये सही बात कहा गणेश सर ने कि मैं मेंटेनेंस टीम में दिल्ली मेट्रो में सिविल मेंटेनेंस में करीब 21 साल से हूँ। तो मेंटेनेंस का बेसिकली जो कनेक्शन है सर्विसिबिलिटी पर, वो बताना, तो ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं पहले से ही मेंटेनेंस का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी इक्विपमेंट की सर्विसिबिलिटी पर। क्योंकि कोई भी चीज सर्विसेबल तभी रहती है जब उसके हम प्रॉपर मेंटेनेंस की अवेयरनेस हो और वो की जाए और पीरियोडिकली की जाए, शेड्यूल वाइज की जाए। और घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों पे मेंटेनेंस का और उसके शेड्यूल का कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये हम समझ ही सकते हैं। तो आज हम कैंगन वाटर मशीन जो है हमारे पास SD 501 बेसिकली, तो यहाँ पर किस किस तरह के शेड्यूल और मेंटेनेंस का हमें ध्यान रखना है, क्या चीज यहाँ पर स्वतः हो जाती है, ये सब चीजें हम रिवाइज करेंगे। और थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे जहां तक भी कनेक्ट हो सके। फर्दर हमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलने वाला है। और जैसा मुझे अपने टीम लीडर से गाइडेंस मिला है, अभी तक 1.5 साल हो गया हमें इससे जुड़े हुए, तो मैं बता सकता हूँ कि कितना डीप नॉलेज रखते हैं हमारे लीडर्स इसके बारे में। क्योंकि इन्होंने ग्राउंड लेवल पर डोर टू डोर सर्विस दी है, ऑन द मार्क सर्विस दी है। ये सर्विस कोई AMC वाला भी नहीं दे पाएगा जितने हमारे लीडर्स हमें सर्विस देते हैं और हमें उसी राह पर चलने के लिए सिखाते हैं, और हम भी अपने डाउनलाइन को वो सर्विस देते हैं। और सबसे यही अपेक्षा भी रहती है कि हम प्रॉपर सर्विस दें, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी उसकी प्रॉपर सर्विस पर ही डिपेंड करती है इन ऑल अराउंड। तो देख सकते हैं इसकी पहली स्लाइड कैंगन वाटर मेंटेनेंस करके मैंने एक पहली स्लाइड बनाई है, इसका पिक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या डूज एंड डोंट्स हैं, किस तरह से किन चीजों को ध्यान रखना है, क्या पीरियड होना चाहिए, वन बाय वन उन सभी पर हम ध्यान देंगे। आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, एक साथ हम सब बोलें, वीडियो पर हो या माइक पर।
Great morning to all. Great morning. Great morning to all. Great Great morning, morning. sir. Great Great morning morning. to all. Great morning. Get more earning. Great morning, sir. Great morning, Rajesh ji. It's a Good initiation morning, sir. of our energy level. यहाँ से हमारी एनर्जी शुरू होती है. Get more earning से. So let's begin. म्यूट हो गया देखिए सर, म्यूट हो अभी गया जहां हम कैंगन वाटर के डेमोन्स्ट्रेशन में बताते हैं 3 प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी पावर के बारे में, हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसकी मेंटेनेंस को ध्यान देंगे. 3 पावर क्या है सबको अच्छे से पता है. एंटीऑक्सीडेशन होना इसका, एल्कलाइजेशन होना और माइक्रो क्लस्टरिंग. ये 3 क्वालिटी है जो कि नेचुरल वाटर में होती है. वही क्वालिटी कैसे हमारा इक्विपमेंट एक नॉर्मल वाटर लेके कंटामिनेटेड वाटर को लेकर ये तीनों क्वालिटीज को दोबारा से एनहेंस करता है, या आप कह सकते हैं कि उसमें इस तरीके से चेंजेस करता है उसके स्ट्रक्चर में कि तीनों क्वालिटी दोबारा से एक्वायर हो जाए और हम दोबारा से जो नेचर ने हमें एक्चुअल वाटर दिया है, जो हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली बना है, वो वाटर 80 to 90% हमारे घर में अवेलेबल हो जाए. तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन और माइक्रो क्लस्टरिंग, इस किस पे डिपेंड होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पर. अब इलेक्ट्रोलाइसिस किस पर डिपेंड होता है? इसकी जो टेक्नोलॉजी हमने प्रॉपर इसमें बनाई हुई है, मतलब ST501 या जो भी इसके मॉडल्स हैं एनर्जी इंडिया ने बनाए, एनर्जी के द्वारा बनाए हुए, उस टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम काफी कुछ ब्रीफ करते रहते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से उसकी प्लेट्स वर्क कर रही हैं, उससे क्या उनके ऊपर इश्यूज आ रहे हैं टाइम के साथ साथ, या उसके आप कह सकते हैं कि कितना हम उससे डिस्चार्ज ले रहे हैं पानी का, ये सारा डिपेंड करेगा उसके शेड्यूल पर और उसकी मेंटेनेंस एक्टिविटीज पर. तो यहाँ तो हमें ऑलमोस्ट सबको क्लियर ही होता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और किस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से एक्वायर की जा रही है. फर्दर हम देखते हैं कि जब आयनाइजेशन प्रोसेस होता है तो किस तरीके से हमारी मशीन अलग अलग तरह के पानी देती है. तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 7 pH वाले पानी की बात करें तो आपको क्या लगता है यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का क्या लेवल होगा? क्योंकि ऑलमोस्ट हम 5 से 6 pH का पानी इसके इनपुट में दे रहे हैं, तो यहाँ पर मशीन को ज्यादा फर्स्ट तो नहीं लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में 7 pH निकालने के लिए. तो उसके अकॉर्डिंग कितना हम डिस्चार्ज ले रहे हैं 7 pH का, उस हिसाब से मशीन पर लोड पड़ेगा या उसकी प्लेट्स पर लोड पड़ेगा. 8.5 से 9.5 जो कैंगन वाटर ले रहे हैं उसका कितना डिस्चार्ज है, कितना आउटपुट ले रहे हैं, क्या उसका हमारा मतलब कंजप्शन है, उससे उस पर डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर प्लेट्स पे क्या लोड पड़ रहा है. और यही बाकी हमारा स्ट्रॉन्ग 11.5 pH का, हमें पता ही है जब भी हम 11.5 pH का पानी लेते हैं उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक क्लींस प्रोसेस में चली जाती है. क्यों जाती है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए हमारा एनहेंसर भी कुछ पार्ट में यूज होता है, बहुत लो परसेंटेज में, और उसके कैल्सिफिकेशन या उसकी स्केलिंग को तुरंत हटाने के लिए मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप को क्लींस करती है. उसको हम सेल्फ क्लीनिंग भी कह सकते हैं. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम कह सकते, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर बताया फिलहाल मैंने, आगे क्लीनिंग में बताऊंगा इसका क्या फर्क, 11.5 pH का क्या लॉस है और क्यों उसको तुरंत कर देती है मशीन. यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर में क्या होता है, ये हम पीपीटी में अपनी बताते ही आए हैं कि 7 प्लेट्स है हमारे SD501 में, उनको एनोड कैथोड के रूप में कन्वर्ट कर लिया गया है पावर देकर, और एक प्राइमरी हमारा प्योरीफाइंग फिल्टर है जिसका प्रोसेस क्या है, सिर्फ उसका फंक्शन ये है कि उसके अंदर कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई कुछ और जो लो लेवल के कंटामिनेंट्स हैं उनको क्लियर कर लेता है. मेन काम हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर में होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर में एनोड और कैथोड के बीच में जब पानी निकलता है 4.5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पंप किया जाता है, तो हमें पता ही है कि उनके अंदर रिएक्शन होगी. अब रिएक्शन होके क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बॉन्डिंग खराब हो चुकी है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, जिस स्ट्रक्चर की वजह से पानी एक एक सेल्स तक नहीं पहुंचता है, उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर में एनोड और कैथोड के बीच में पानी में रिएक्शन होती है. और उस रिएक्शन से क्या होता है, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेकिंग होती है, ब्रेक होता है. वो ब्रेक होने से पानी आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव्स, ये हमें पता ही है. तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होते हैं. इससे जो बाइफर्केशन होके हमें कैंगन वाटर मिल जाता है पॉजिटिव आयंस के साथ, और नेगेटिव आयंस के साथ हमें एसिडिक वाटर मिल जाता है इसके ड्रेन पाइप से. अब इन बिटवीन जो भी ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुआ और रीस्ट्रक्चरिंग हुई
वाटर की, तो आप देखेंगे कि जो आयनाइज्ड या जो चार्ज वाटर है कुछ न कुछ लेवल पर प्लेट के साथ स्केल करेगा, उसके साथ रह जाएगा। अब उस केस में क्या है कि 11.5 pH वाले टाइम पे तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ये फीड है कि जब भी 11.5 pH निकालेंगे तो ऑटो क्लींस में चला जाता है। तो ये क्लीनिंग वो अपने लेवल पर पहले ही कर लेता है, जो कि सेल्फ क्लीनिंग है, ताकि फर्दर जब हम कैंगन वाटर या 7 pH निकालें तो उसके लिए मशीन प्रॉपर उसके लिए अवेलेबल रहे, और और उसके साथ कोई भी तरह का मतलब और मिक्सिंग ना हो, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को क्लीन कर लेती है, जिसको हम सेल्फ क्लीनिंग बोलते हैं। वहां पर हमें कोई कमांड देने की जरूरत नहीं होती है, वो मशीन को टाइम टू टाइम अपने आप पता है। कई बार वो कैंगन वाटर के बाद भी चेंज करने पर या बंद करने पर वो क्लींस में जाती है। अभी हमने पीछे आरपीटी आरटीपी में भी देखा था, सर ने बताया था कि मशीन को बंद करते समय हमें क्या करना है। ज्यादातर हमारी प्रैक्टिस क्या होती है सर, कि हम पानी को पहले बंद करते हैं और मशीन को ऑन रहने देते हैं, या मशीन को जब याद आता है तब बंद कर देते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, पहले मशीन की पावर को ऑफ करना चाहिए उसके बटन से। वो बटन से पावर ऑफ हो जानी चाहिए, कुछ पानी निकल जाएगा, उसके बाद पानी बंद करें। इससे क्या होगा, जो पानी वहां पर रुका होगा पावर के साथ, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और उससे क्या है, स्केलिंग का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ये भी एक अपने आप में मेंटेनेंस का या प्रिकॉशनरी मेंटेनेंस का एक ये भी एक पॉइंट है, जो कि हमें इस आरटीपी में मिला जानने को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, कि पहले हमें मशीन के बटन से, स्टार्ट बटन से, वहां से उसे ऑफ करना है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर पानी को बंद करना है, ताकि जो चैम्बर में पानी रिएक्शन के साथ चार्ज फॉर्म अवेलेबल है वो उससे ड्रेन आउट हो जाए। और अगर हमने पावर उसकी बंद कर दी है मशीन की, तो फर्दर वो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होना बंद हो जाएगा और पानी निकल जाएगा जो भी चार्ज में होगा। उसके बाद अगर हम पानी को बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, जो चार्ज वाटर जो रिमेनिंग रह जाता है पानी बंद करने के बाद, वो प्लेट के ऊपर स्केलिंग कम करेगा, मतलब स्केलिंग कर देता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले उसको बटन से बंद करना चाहिए। ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है, ये आरटीपी में भी बताया गया था इस बार। अब देखिए आगे क्या है, उसके बाद भी प्लेट पे कुछ ना कुछ स्केलिंग रह जाती है, वो स्केलिंग कैसे निकलेगी। आप देख सकते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर में हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है और आयनाइज्ड फॉर्म में जब हमारी बॉन्डिंग टूटती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब चीजें नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होकर आती हैं, हाइड्रोक्साइल आयन आ जाते हैं हमारे पास। ये सब जो चीजें आती हैं, और जो हमारे पास एसिडिक प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होकर चीजें आती हैं, यहाँ पर ये क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो भी इसकी स्केलिंग प्लेट पर रह जाती है, इसी को क्लीन करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, जो कि आगे देखते हैं हम। अ, हाँ, ये देखिए इससे स्केलिंग का क्या रूप है। उससे पहले ये जान ले कि हमारी एनर्जिक SD 501 जो एनर्जी कंपनी की है, या जो भी SD 501 के अलावा और भी मॉडल हैं, यहाँ पर जो प्लेट्स यूज हो रही है कितनी अच्छी क्वालिटी की है, कि ये एक तो यहाँ पर सर्विसेबल है। आप नीचे वाली फोटो में देख सकते हैं, लार्ज प्लेट है और सर्विसेबल है। जबकि लोकल अगर मशीन्स की बात करें तो आपको वहां पर जालीदार प्लेट्स या कुछ और गलत मेटल की प्लेट्स, और ज्यादातर सील्ड फॉर्म में मिलेंगी, तो वहां सर्विसिंग इतनी अच्छी नहीं रहती, तो उनकी लाइफ और उनकी जो क्वालिटी है पानी की, उसको हम कॉम्प्रोमाइज ही मान के चले, मतलब वहां पर क्वालिटी वो दे ही नहीं सकता, और कुछ टाइम बिंग उसके बाद वो क्वालिटी वैसे भी रहने वाली नहीं है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर जो प्लेट्स है वो क्या है, सर्विसेबल है, ओपन है, और बड़ी भी प्लेटें हैं, तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होना एक बात जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, कितना सरफेस एरिया उसे मिल रहा है पानी को, पानी कितनी देर के लिए रह रहा है। हम देख रहे हैं 1 मिनट में 4.5 लीटर के स्पीड से पानी आ जाता है हमारे पास, तो वो प्लेट के साथ कितना देर कांटेक्ट में रहेगा वो उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा प्लेट के। तो एनर्जिक ने क्या किया हुआ है, प्लेटें बड़ी रखी हुई हैं, अच्छा साइज है उसका, हमारे एंड्रॉयड के बड़े वाले मोबाइल के बराबर का साइज है। तो वो जो सरफेस एरिया मिलता है, वो इंश्योर करता है कि पानी कितनी देर तक उसके टच में रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वालिटी ज्यादा एनहेंस होगी, और हमें अच्छी गुणवत्ता का जो क्वालिटी वाला पानी मिल पाएगा, जबकि लोकल कंपनी में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ स्केलिंग पे ध्यान दे तो ये फोटो क्लियर नहीं है, ब्लर है, लेकिन आप जान सकते हैं कि जिस टाइप से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, चार्ज पार्टिकल आपके इनसे अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट से, एनोड और कैथोड से।
तो कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स उसके ऊपर रह जाते हैं स्केलिंग की फॉर्म में, और डीप क्लीन के बाद उनको हटाया जा सकता है। जैसे राइट वाली पिक्चर में देख सकते हैं, वहां को क्लियर किया गया है, नॉर्मल फोटो वो है इसकी। ये तो हो गया इसका इश्यू। एक इश्यू मुझे यहाँ और मिला है, इसी आरटीपी में हमें जो हमारे साइंटिस्ट सर थे उन्होंने बताया था, बंसल सर ने, कि कभी भी आर्टिफिशियल एनहेंसर ना यूज करें। कंपनी द्वारा रिकमेंडेड जो पैक में आता है उनका एनहेंसर वही यूज करें, क्योंकि उसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो दिखाई हुई राइट साइड में, उससे क्या होता है कुछ एरिया प्लेटिनम का स्ट्रिप हो जाता है, और प्लेटिनम ही हमारे हेल्थ को इंश्योर करता है। इसकी क्वालिटी देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की क्वालिटी को भी एनहेंस करता है प्लेटिनम, और वो इंश्योर ये भी करता है कि हेल्थ ग्रेड का क्यों है, क्योंकि वो कभी भी मेटल टॉक्सिक नहीं होने देगा हमारी बॉडी में, कहीं भी वो टाइटेनियम मिक्स होकर पानी में हमारी बॉडी में नहीं आएगा। वो इंश्योर भी क्या करता है, प्लेटिनम की कोटिंग। अगर वो प्लेटिनम की कोटिंग ही डिटोरिएट हो जाती है 25 साल से पहले, तो हमें फायदा क्या हो मशीन लेने का, उल्टा हम रिस्क में जाएंगे हेल्थ के। तो यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि आर्टिफिशियल एनहेंसर कभी भी ना यूज करें, ओरिजिनल एनहेंसर ही मंगाएं। कभी कभी वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, लेकिन आप जब भी मंगाएं कोशिश करें कि उसका वैसे कुरियर चार्ज ज्यादा होता है, तो कोशिश करें कि कम से कम 4 से 8 मंगाएं, ताकि आप पे सप्लाई बनी रहे। और हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस प्रॉपर करने के लिए आर्टिफिशियल एनहेंसर प्रॉपर वाला ही लेने, ताकि हमारा क्या हो, जो चैम्बर है उसकी प्लेट्स पे कभी भी प्लेटिनम के डिटोरेशन की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो ही किंग है हमारी मशीन में। बेस्ट पार्ट वही है, प्लेटिनम की कोटिंग टाइटेनियम पर। टाइटेनियम इसकी लाइफ को इंश्योर कर रहा है, और प्लेटिनम की कोटिंग इसको हेल्थ हेल्थ के लिए इसको सेफ बना रही है। अब मेडिकल ग्रेड इसीलिए मिला है ना इसे। अगर यही डिटोरिएट हो जाएगी तो फिर इसकी क्वालिटी कहाँ रह जाएगी, और रिस्की होगा वो अलग। तो आज से नोट डाउन करें, कभी भी आर्टिफिशियल एनहेंसर ना यूज करें, ओरिजिनल मंगाएं कंपनी से। दूसरी चीज नोट डाउन करें, पहले पावर ऑफ करें मशीन के बटन से, मशीन का जो स्टार्ट बटन है पावर का नहीं, उसको ऑफ करें, थोड़ी देर बाद पानी को बंद करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्लीनिंग की बात कर रहे हैं हम। 3 तरह की क्लीनिंग मैंने बताया, जो कि 11.5 pH पानी निकालने के बाद, कई बार कैंगन वाटर पानी निकालने के बाद चेंज करते ही सेल्फ क्लींस में जाता है, बीपिंग आती है इसके अंदर। कई बार 6 pH पानी निकालने के बाद जब दोबारा हम पानी चेंज करते हैं तो भी क्लींस प्रोसेस में जाता है। तो मशीन को ऑलरेडी प्रोग्राम किया गया है कि कब कब इसे क्लीनिंग की तुरंत जरूरत है, उस केस में सेल्फ क्लीनिंग करती है और बीपिंग साउंड करती है, और क्लींस उस पर लिखा हुआ आता है। और साथ साथ वो कुछ पानी को करीब 30 से 1 मिनट निकाल देती है, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड, 30 से 40 सेकंड के लिए निकालती है। वो सेल्फ क्लीनिंग है। उस पानी को ना लें जब तक बीप कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमें पता है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लीनिंग। ये एक फर्स्ट क्लीनिंग है, 3 तरह की क्लीनिंग होती है, इसका फर्स्ट है सेल्फ क्लीनिंग। अब देखिए, यहाँ पर हेल्थ ग्रेड की प्लेट्स लगाकर और इतनी अच्छी इसकी इलेक्ट्रॉनिक की क्वालिटी, जापानीज टेक्नोलॉजी है, वो सब इंश्योर किया हुआ है। उसके बाद भी क्लीनिंग प्रोसेस को हम बटन से भी कर सकते हैं, डीप क्लीनिंग से भी कर सकते हैं। उसके बाद भी इन्होंने सेल्फ क्लीनिंग का प्रोग्रामिंग के थ्रू डाला हुआ है। ये क्यों डाला हुआ है, किसी भी केस में इसकी क्वालिटी, जिस वजह से हमने इस इतनी कीमती मशीन को अपने घर पे लिया है, किसी भी वजह से, किसी भी अनदेखी या लापरवाही की वजह से कभी भी इसकी पानी क्वालिटी कम ना हो, इसके लिए देखो इन्होंने प्रोग्रामिंग में भी चेंज करके सेल्फ क्लीनिंग का प्रोसेस डाला हुआ है। यहां से हमें पता चलता है कि जब एक मशीन खुद को टाइम से क्लीन कर रही है, पहचान कर या उसको प्रिकॉशनरी मोड में जाकर, तो हमें हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि इसकी जो बाकी की 2 क्लीनिंग है उसका पूरा ध्यान रखें। मशीन को कैसे बंद करना है, कैसे ओरिजिनल एनहेंसर लगाना है, कैसे इसको कनेक्ट करके लेवल में लेके रखना है। लेवल इन द सेंस की जो ड्रेन वाला पाइप है, हमें बताया गया है कि उसको सेम लेवल पर 1 मीटर तक ले जाने के बाद ही डाउन करना है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, ये सिर्फ इंस्टॉलेशन के टाइम के नहीं है, ये पॉइंट आपके हमेशा के लिए हैं। हमेशा के लिए जब भी आप मशीन पर डेली सामने उसकी मशीन के सामने जाते हैं, ये हमेशा के लिए इंश्योर करने वाले पॉइंट है। कभी भी ऐसा ना हो कि आप 10 15 20 दिन बाद ध्यान दें कि ड्रेन वाला जो पाइप है वो लटक गया है, तो क्या फायदा होगा, उसका प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका ड्रिंकिंग वाला पाइप है, उसका भी उसको आप अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसकी शेप को। क्यों ये दिया गया है, ताकि किसी भी केस में
60% ऑलमोस्ट पानी ऊपर से आए ड्रिंकिंग से, कैंगन वाटर, और 40% आए इसके ड्रेन पाइप से। इसको इंश्योर करने के लिए इन्होंने एक ये भी सिस्टम दिया हुआ है कि कई बार क्या होता है कि इसको डाउन करके तब 60% आ पाता है, कई बार बहुत ज्यादा ऊपर से आता है तो हम इसको थोड़ा ऊपर उठा के तब घुमा के लगाते हैं, तब वो 60% आता है। किसी भी केस में कभी भी मशीन ऑन करके आप ये चेक कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिस कीजिए कि हफ्ते में एक बार जरूर चेक कर लें कि 2 गिलास लें, एक साथ ड्रेन और ड्रिंकिंग वाले पाइप की तरफ करें, एक साथ करते के साथ ही थोड़ा सा पानी भरें और एक साथ हटा लें। अब उसको देख सकते हैं दोनों में लेवल क्या होना चाहिए। ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा ड्रिंकिंग वाले में होना चाहिए कैंगन में, और 50 से कम आपका ड्रेन की साइड होना चाहिए। ये चीजें क्या हैं, ये सिर्फ इंस्टॉलेशन के टाइम की आपके लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, बिंग ए यूजर ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अब इसको इंश्योर करें। एट द सेम टाइम जब भी हम अपने डाउनलाइन के पास जाते हैं उसको गाइड करने या उसकी मशीन चेक करने, उसको ये सिखाएं कैसे करना है, और हम भी वहां पर चेक करके आए, या उसको वीडियो कॉलिंग में लेके ये कुछ कुछ पॉइंट को जरूर डिस्कस करते रहें। क्योंकि आप देखिए मैं 1.5 साल से एक्टिव हूँ, हमारे लीडर 4.5 5 साल 6 6 साल से एक्टिव हैं, कुछ लोग 5 6 महीने से आए हैं, कुछ लोग 2 महीने से आए हैं। लेकिन इसमें कब क्या क्या सीखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें रेगुलर इसको ध्यान देने वाली हैं, ये बार बार इसको क्यों रिवाइज कराया जा रहा है कि कभी भी गलती से भी हम इसको इग्नोर ना करें, प्रॉपर यूज करें, तभी वो क्वालिटी दे पाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि घी का डिब्बा लिया और उसके बाहर से रोटी को लगाया और खा लिया, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज ना हो, इसके लिए इसके सभी पॉइंट को प्रॉपर नोट डाउन करना, प्रैक्टिस करना और अपने डाउनलाइन को उसको कन्वे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं पहुंच सकते तो वीडियो कॉल से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑटो क्लीनिंग। अब ऑटो क्लीनिंग बेसिकली क्या है, सेल्फ क्लीनिंग से ऑटो क्लीनिंग इसलिए अलग है कि प्रत्येक दिन सुबह सुबह जब इस मशीन के हम दर्शन करते हैं और फर्स्ट टाइम जो भी पानी निकालते हैं, कोशिश तो हमारी ये होती है सुबह सुबह हम 9.5 pH का पानी निकालें और उसको हाइड्रोजनेटेड फॉर्म में ही उसके बबल्स के साथ ही तुरंत उसको 2 3 गिलास पानी पी लें खाली पेट, ये पर्पज होता है। लेकिन मशीन के पास जाते ही सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 6 pH पानी पहले निकाल लें, 1.5 से 2 3 लीटर, 1 से 1 लीटर मिनिमम, और 3 लीटर तक भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो पानी फर्दर आपको फेस वॉश के लिए और हेयर क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज भी हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होगा, इसकी ऑटो क्लीनिंग भी हो जाएगी क्योंकि 6 pH पानी ऐसा है, आप 6 pH जब भी बटन दबाते हैं तो आपका ड्रिंकिंग वाले पाइप से 6 pH पानी आता है और 8 pH के ऑलमोस्ट 8 pH के बराबर आ जाता है ड्रेन वाले से। तो देखा जाए तो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस उल्टा काम करता है। वो क्यों कर पाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव प्लेट्स है वो नेगेटिव बन जाती है और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव, जो ये चेंज होता है इनका इंटरचेंज, इसकी वजह से क्या होता है, जैसा हमने बताया कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए उस केस में क्या होगा, जो नेगेटिव प्लेट थी उसका काम तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना था, लेकिन अब वो पॉजिटिव बन चुकी है। तो क्या होगा, सेम चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल्स टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, तो उसको रिपेल करेगा तो उसको छोड़ देगा। तो ये देखो आप क्या क्या मिला आपको, जो भी थोड़ी बहुत स्केलिंग हुई है वो उसको छोड़ देगी क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा अगर पॉजिटिव वाला है, और पॉजिटिव वाली स्केलिंग नेगेटिव वाली स्केलिंग है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी इंटरचेंज करने की वजह से। तो यहाँ हमारे पास दो बेनिफिट हुए, ऑटो क्लीनिंग की वजह से स्केलिंग हट गई डेली बेसिस पे जो स्केलिंग थी, और जब आपकी ऑटो क्लीनिंग की वजह से जो 6 pH आपने पानी लिया वो आपको फेस वॉश और आपको बाल बाल धोने में काम आ जाएगा क्योंकि ब्यूटी वाटर है वो, और आपके लिए स्किन के लिए और बाल के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो ये काम हमें सुबह मॉर्निंग में मशीन के सामने जाते ही सबसे पहला काम यही है। तो अब ये कहने की नहीं, प्रैक्टिस की बात है, रेगुलर प्रैक्टिस की बात है। उसके बाद हमें खाली पेट के लिए हाइड्रोजनेटेड वाटर तुरंत बबल के साथ पी लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, ये कैसे वर्क करता है, क्यों ये ऑटो क्लीनिंग बहुत जरूरी है डेली बेसिस पर, किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे क्लीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है। इसका रीजन क्या है कि देखो, दिवाली की सफाई करना और डेली बेसिस पे 1 या 2 बार या 3 बार अपने घर की सफाई करना, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम डेली बेसिस पर 1 2 बार अपने घर की सफाई ना करें या उसको वैसा मेंटेन ना रखें तो दिवाली पर हमें बाहर से मजदूर बुलाने पड़ेंगे सफाई करने के लिए। ठीक है ना,
तो यहाँ पर हम क्या है, डेली बेसिस पर अगर ऑटो क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो वो क्वालिटी जो रहेगी क्लीनिंग की, जो मेंटेन रहेगी, एक तो हमें देखने में अच्छा रहेगा, हमें अच्छा थोड़ा आप फील होगा। निकालो, कैसे पहले वही करो, हेलो, वीडियो डाल कर निकालो। बिल्कुल। माइक हाँ। ऑफ कर लीजिए सुकेश सर, ये सर, माइक ऑफ कर लीजिए। आई लव योर वॉइस। थैंक यू। ओके सर, देखिए, क्लीनिंग, सॉरी, ऑटो क्लीनिंग बेसिकली क्या है, डेली बेसिस पे अपने घर को मेंटेन रख के साफ सफाई करना। सेल्फ क्लीनिंग क्या है कि कोई भी चीजों पर गंदगी खुद ना फेंकना, गलती से जो आ गई डस्ट बस उसको साफ करना, तो ऑटो क्लीनिंग में हमने कर लिया डेली। लेकिन अगर हम जबरदस्ती अपने घर में कहीं भी डस्ट फेंक रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं करते हैं ना, तो समझ लो सेल्फ क्लीनिंग है कि हमने अपना मतलब अपने आप को उसके लिए रेडी रखा है कि हम खुद ही गंदा ना करें। लेकिन मशीन की ऑटो क्लीनिंग का क्या मतलब है कि डेली बेसिस पे क्लीन होता रहे। अगर हमारा घर डेली बेसिस पे क्लीन होता रहे तो दिवाली पे जैसा मजदूर नहीं बुलाना पड़ेगा, हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही डीप क्लीनिंग जो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे, उस पे एफर्ट्स कम लगेगा, और कम एफर्ट से भी 3 से 6 महीने के आप साल में भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा आउटपुट देगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तीनों क्लीनिंग में, सेल्फ क्लीनिंग में तो हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है सेल्फ क्लीनिंग में, लेकिन ऑटो क्लीनिंग में हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ डेली 1 से 2 3 लीटर हमें पानी निकालना है 6 pH का। ये एफर्ट्स अगर हम करते हैं तो हमारी डीप क्लीनिंग की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर एफर्ट्स कम पड़ेगा। डीप क्लीनिंग में हम जैसे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ब्लीचिंग ग्रेनुअल्स डालते हैं, थोड़ी देर 2 3 घंटे मशीन को लगा के रखते हैं, 4 घंटे लूप में। तो इस सब के बाद भी अगर डीप क्लीनिंग के बाद भी क्वालिटी ना अच्छी आ पाए, तो उसके लिए जिम्मेदार मशीन और उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार हमारी ऑटो क्लीनिंग की हैबिट नहीं है। अगर हमारी हैबिट में डेली बेसिस पर हम ऑटो क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एक बटन प्रेस करने से होता है, और उस पानी को हम फेस वॉश और बाल धोने में यूज भी कर सकते हैं, तो गलती हमारी है। समझ रहे हैं ना। तो कोई भी चीज, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेमेडियल मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है। अगर हम बॉडी हो चाहे मशीन हो, अगर उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रखते हैं तो रेमेडियल मेंटेनेंस या तो बहुत इजी हो जाएगा या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और पीरियोडिक मेंटेनेंस या कोई अगर इश्यू आ गया, वो तो इश्यू तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे, मशीन इतनी रोबस्ट और इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि वो तो इश्यू आएगा ही नहीं। लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अपनी जगह है। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि कितना भी अच्छा स्कूल हो, टीपीएस भी हो, बड़े से बड़ा स्कूल हो, संस्कृति स्कूल हो चाणक्यपुरी का, तब भी घर की गाइडेंस और अच्छा ट्यूशन हम बच्चे को देते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं ना, खाली उस पर तो डिपेंड होते नहीं है। तो यहाँ पर डीप क्लीनिंग या मशीन की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया होने के बाद भी अगर ऑटो क्लीनिंग की प्रैक्टिस को हम भूल जा रहे हैं, या अपने डाउन लाइन को नहीं अवगत करा रहे हैं, नहीं उनको ध्यान दिला रहे हैं, तो गलती कंपनी की नहीं है, हमारी है, हमारी अपलाइन की भी नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, बीइंग ए सेल्फ मोटिवेटेड लीडर। हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी है, अपलाइन से सीख कर डाउनलाइन को उसको कन्वे करना है। कैसे करना है, वो चीजें करनी है जो उनसे करवाना है, वो हमें करना है, उन्हें दिखाना है, वीडियो कॉलिंग में, वीडियो में दिखा देना है, और बार बार उनको उसके लिए गाइड करते रहना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग में जैसा हम वर्ड से ही हमें दिखता है कि डीप क्लीनिंग, बहुत गहराई से क्लीनिंग करना। इसका मतलब क्या है, वही दिवाली वाली सफाई। अब दिवाली वाली सफाई में क्या होगा, एक आदमी तो कर नहीं पाएगा, तो घर के सारे मेंबर लग जाते हैं। अगर घर के सारे मेंबर से भी नहीं हो पाया तो अर्बन क्लैब वाले भी बुलाने पड़ते हैं। घर बड़ा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अब हमारी मशीन तो छोटी सी है, और इतना इजी प्रोसेस है डीप क्लीनिंग, और ये प्रोसेस के बाद भी मशीन अच्छी काम करे, वो हमारी ऑटो क्लीनिंग पर डिपेंड करेगा, हम उसको टाइमली करते रहते हैं तो। ठीक है। तो आइए डीप क्लीनिंग समझते हैं। 3 से 6 महीने हमने इसको टेंटेटिव लिखा है। कुछ लोग एक एक साल में भी कर रहे हैं और मशीन बहुत अच्छा काम कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि ऑटो क्लीनिंग की उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, डेली करते ही करते हैं। ठीक है, हमें भी वो प्रैक्टिस रखनी है। लेकिन किसी भी केस में अगर आप 3 से 6 महीने में डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं आने वाला है। और साल भर में भी करना वो अल्टीमेट है, साल से ज्यादा पार नहीं करना है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस 3 से 6 महीने वाली रहती है, क्योंकि 25 साल इसको चलाना है, तो उसके लिए हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आइए डीप क्लीनिंग के बारे में जानते हैं। इसका पहला स्टेप है फिल्टर हटाना। ये मैंने फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्यों लिखा, पावर ऑफ तो करते ही है खैर, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्यों लिखा, ये स्टेप ऐसा स्टेप है, अगर ये गलती हमसे रह गई और हमने इसका फिल्टर रिमूव नहीं किया, तो ये फिल्टर खत्म, मतलब यूज नहीं हो पाएगा, खत्म है।
7,500 6,000 7,000 का ये फिल्टर आता है, इसका कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। और ये फिल्टर ऐसे खत्म करना गलत है। ध्यान रखना है, एक एक स्टेप को नोट करना है, हमेशा अपने अपलाइन की गाइडेंस में करना है डीप क्लीनिंग। उनसे एक दो बार करवा लेना है, वीडियो बना लेना है। हम इसकी वीडियो भी हर बार डालते ही हैं जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं, कभी फोटोग्राफ डालते हैं, कभी वीडियो डालते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या ध्यान रखना है कि पहले आपको फिल्टर हटा लेना है। फिल्टर हटाते समय देखो वहां पर फिंगर उसको मार्क कर रहा है क्या, कि यहाँ पर जो आपका दो वाशर लगते हैं, ठीक है, ये लूप में पानी जाता है इन और आउट, इनके दो वाशर होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, उसके साइज के अकॉर्डिंग। और आप यहाँ देख सकते हैं जहां पर ये फिट होता है यहाँ पर भी दो होल हैं। जब आप इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पर एक मार्क बना होता है जिसपे उसकी डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में उसको मूव करने की वजह से खुलेगा और किस डायरेक्शन में मूव करने से ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप हटाते हैं तो यहाँ नोटिस करें, अगर इसके साथ वाशर नहीं आया है फिल्टर के साथ, इट्स मीन इसका वाशर इसके होल के साथ अवेलेबल है। अगर वो इसके साथ आ गया है तो इसका मतलब होल के साथ वाशर नहीं है। और जो हमारा सीपीयू इसके बदले हम लगाते हैं, सेकंड स्टेप में जब सीपीयू लगाते हैं तो यहाँ देखो सीपीयू के ऊपर वाशर लगा हुआ है नीचे, ये सीपीयू है। अगर इसको उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पर देखो इसके साथ वाशर है और फिल्टर के साथ भी वाशर होता है। तो कंपनी हमें दोनों के साथ वाशर देती है। तो आप ध्यान रखना कि जब सीपीयू लगाने जा रहे हैं फिल्टर हटा के, तो फिल्टर का अगर वाशर फिल्टर के साथ आ गया है, उस केस में सीपीयू का वाशर आप यूज करो, लगा दो सीपीयू को। ठीक है, ये डमी फिल्टर है जो कि पानी को लूप में चलाता है। और अगर उसके साथ वाशर नहीं आया है, इसका मतलब वाशर ऑलरेडी चैम्बर में ही लगा हुआ है इसके पॉइंट पर। तो आप उस केस में क्या करेंगे, सीपीयू के वाशर को हटा के रख लेंगे या अपने फिल्टर के साथ अटैच कर लेंगे और फिर सीपीयू को बिना वाशर के लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका वाशर यहाँ पर पॉइंट पर अवेलेबल है। तो आप ये इंश्योर करना है कि वाशर जरूर हो और सिर्फ एक बार हो, ठीक है, डबल वाशर ना हो जाए, इसका ध्यान देना। और बिना वाशर के भी ना हो, तो वो लूज रह जाएगा तो उससे इश्यूज आएगा। तो ये तो इसके फर्स्ट और सेकंड स्टेप हो गए। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिल्टर को हटा के सीपीयू लगाना, नहीं तो 6-7 हजार 8 हजार का नुकसान हो जाएगा। और क्यों लगाते हैं कि पानी लूप में चले, हमारा पर्पज क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर की स्केलिंग को हटाना डीप क्लीनिंग के थ्रू, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग ग्रेन्युल्स डालकर। तो उस केस में हमारे फिल्टर से कोई मतलब नहीं, आप फिल्टर को अलग से पानी का प्रेशर डाल के साफ कर सकते हैं, ठीक है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और सेल्फ क्लीनिंग और ऑटो क्लीनिंग वो साफ वैसे भी होता रहता है। पर्पज हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर को क्लीन करना, क्योंकि जब इतनी ये सर्विस दे रहा है, इतना हम इससे कंजप्शन ले रहे हैं, तो कुछ तो स्केलिंग इस पर रह जाती है दोनों तरह की क्लीनिंग के बाद भी। तो उसको डीप क्लीनिंग से 3 से 6 महीने में हटाने का प्रोसेस करते हैं। तो इसलिए इसको फिल्टर का इसका कोई मतलब नहीं, फिल्टर को बाईपास करके सीपीयू फिल्टर लगा के किया जाता है। और ये गलती कुछ लोगों से हो चुकी है कि वो सीपीयू लगाना भूल जाते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी है। इसलिए हम बोलते हैं 1 से 2 बार अपने डाउन अपलाइन की गाइडेंस में ही करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका थर्ड स्टेप है। ये आपने अपने अपलाइन को या आपने ट्राई किया हो घर पे, डीप क्लीनिंग करते समय हम देखो बकेट वगैरह लगाते हैं और 3 तरह की चीजें, कौन सी, मशीन का इनपुट, मशीन के 2 आउटपुट, कौन सा, कैंगन वाला और उसका ड्रेन वाला, तीनों ही चीजें बकेट में लूप में आएंगी। मशीन के इनपुट को पंप के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और मशीन के आउटपुट जो है आपका कैंगन वाला और आपका ड्रेन वाला, उन दोनों को ही बकेट में छोड़ देते हैं और ब्लीचिंग पाउडर के 2 पाउच डाल देते हैं। इससे क्या होगा, जब ये पाउच पानी में घुलेगा और ये प्रोसेस चलेगा लूप में, तो ये क्या होगा कि पंप के थ्रू पानी पंप होकर इसके इनपुट से, मशीन के इनपुट से मशीन में जाएगा, क्योंकि हमने इसको अपने टैंक से या कहीं और के इनपुट पानी से डिस्कनेक्ट कर लिया है। इनफैक्ट जो ये जो फिल्टर लगे हुए हैं, सेडमेंट फिल्टर जो हम बाहर लगा लेते हैं, कार्बन फिल्टर लगा लेते हैं, इसको भी बाईपास किया हुआ है। डायरेक्ट मशीन के इनपुट में हम पंप को लगाएंगे, पंप के आउटपुट को डायरेक्ट मशीन के इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे, किसी और फिल्टर के थ्रू नहीं। और अंदर का फिल्टर तो देखो हमने हटा ही रखा है, ठीक है। अब ये जो पानी है डायरेक्ट मशीन में जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर इसके अंदर डाला हुआ है, और उसके बाद उसका जो भी क्लीनिंग प्रोसेस है उसके लूप में पानी चलेगा, और जो उसको दोनों आउटपुट हैं, ड्रेन और कैंगन, दोनों आउटपुट बकेट में जाएंगे और ये लूप में चलता रहेगा। और एक बार जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो आप देखना पानी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर का भी तो एक वॉल्यूम है, तो कुछ पानी वहां होल्ड हो जाएगा।
तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि जब वो पानी होल्ड हो गया तो उसका पंप डीप उसके अंदर डूबा रहे, इसके लिए हमें उसके अंदर पानी और ऐड कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कैच है। आप तो यहाँ देख रहे हैं बड़ी बाल्टी लगी हुई है, लेकिन एक कैच ये है कि हमें कोशिश करनी है कि छोटा बकेट यूज करें। कोई भी छोटा बर्तन यूज करने का क्या फायदा है कि हम 2 पाउच जो डाल रहे हैं पानी, मतलब पानी में जो 2 पाउच डाल रहे हैं इसके ब्लीचिंग के, ये अच्छा सा इसका आउटपुट आ पाए, उसके लिए कम पानी के साथ हो तो ज्यादा बेनिफिट देगा। कम पानी के साथ लूप में मशीन तब चल पाएगी जब बकेट हमारा छोटा होगा। तो कोशिश करें कि बकेट छोटा रखें, बस हमारे ये सबमर्ज हो जाए, हमारा जो पंप है वो सबमर्ज रहे, उसके साथ लूप में पानी चलता रहे, और उसको देखें ध्यान से, बीच बीच में देखते रहें, और 2 से 4 घंटे चला दें इसको। और ये ध्यान रखना है कि पावर ऑफ है। ओके, अब यहाँ हमने क्या क्या सीखा। मशीन की पावर ऑफ है, हमने इसका मेन फिल्टर हटा के सीपीयू लगा चुके हैं, उसका वाशर का ध्यान रखकर कि वाशर एक ही बार हो। इसके बाहर के जो फिल्टर है, सेडमेंट फिल्टर और जो कार्बन फिल्टर में अलग से ऐड किए होते हैं, आरओ वगैरह है, उसको हटाकर डायरेक्ट इसके इनपुट में ही पंप के आउटपुट को कनेक्ट करना है। और दोनों आउटपुट वाले जो पाइप है, कैंगन और ड्रेन, दोनों को बकेट में डालना है और बकेट को छोटा रखने की कोशिश करनी है। ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बीच बीच में इंश्योर कर देना है, पानी के लेवल को देखते रहना है। थोड़ा बहुत पानी कई बार इवेपोरेट होकर पंप एयर ले लेता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि रात को सोते समय लगा के सो जाते हैं, ऐसा ना करें तो अच्छा है। ओके, घर में जब पहुंचते हैं इवनिंग में या छुट्टी वाला दिन है, तो अपने सामने ही इस प्रोसेस को करें, और उससे पहले जितना ज्यादा पानी भर सकते हैं भर के रखिए। ओके, ये मैंने कहा 2 से 4 घंटे चलाना है। लोग 4 से ज्यादा भी चला लेते हैं, लेकिन 4 घंटे मैक्सिमम है। आप 2 घंटा भी बहुत है इसके लिए, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें मार्जिन लेके चलते हैं और 2 से 3 4 घंटे चला देते हैं। यहाँ मैंने वीडियो भी डाली हुई है इसकी। I'm just going to show you here how I do my cleaning, my regular cleaning using the e-cleaner cartridge अब of the देख सकते हैं Kangen पहले machine. सीपीयू को लगाने जा The रही है। very first thing you want to do whenever you start this procedure is to turn the power off. Power off. Then once you've turned the power off, you also unplug the machine. So now we're ready to start. And first thing I'm going to do is I'm going to go ahead and fill up this e-cleaner cartridge with the cleaning powder. And just gonna cut this bag open. And अभी कोई मेंबर है जो क्लीनिंग पाउच को इसमें डाला हो, सीपीयू वाले में? get it all in there. सीपीयू को आपको पता है सीपीयू खोल सकते हैं और इसके अंदर क्लीनिंग पाउच इसमें भी डाल सकते हैं। हम तो पानी में डाल के खोल देते हैं, Back on. लेकिन कोई मेंबर है जो बताए कि इसमें डाला हुआ है, इसका क्या बेनिफिट है। All right, and then take this cover off. And we'll be taking the filter out. First, we're going to remove the locking ring by turning it to the left and lifting it off. And then just lift your filter out. Make sure both O-rings are on your filter and not left behind. And then देख सकते हैं इन्होंने cleaning रिंग को ध्यान cartridge रखा है कि एक ही बार यूज हो। Here we go. And then put the locking ring back on. और And फिर always डायरेक्शन make में sure ध्यान when you करके put that on इसको that लॉकिंग कर it's देनी है। not cross-threaded. Make sure I have a nice fit there. Just going to have a little bit hard time getting in, but there we go. Got a nice good fit. So we're going to do the next step, which is flush some water through the machine. And that's going to run for anywhere from 10 seconds or 1 liter. Since I prefer to measure it so I know exactly what I have a liter measurement here, which is about equivalent to 1 quart if you're using a quart measurement. So I'm just going to turn the water on. I'm going to put this glass in place because we're going to put the hoses in there later.
So I'm just going to turn it on right now. And you always make sure the water is cold या इन्होंने ठंडा पानी ही यूज किया है। and go ahead and let it fill up to the 1 liter mark or thereabouts. And then once I get there, I'm actually turning it off. I'm just going to go ahead and dispense that. What I do now is we're going to have both of these sitting in water. So I'm turning it on briefly again, just to be sure that we've got actually water running through the hoses and got them all dipped into that water right there. And the reason that I do that is to make sure that the cleaning solution is going to be throughout the hose, because you may get mineral buildup actually inside of the hoses as well as on the plates inside the machine. So by doing this, you're ensuring that the cleaning solution is working throughout and cleaning all parts. So at this point, we're just going to leave the machine sitting like this for 3 to 5 hours, or you can leave it overnight if you prefer that, but no more than 9 hours. And I'm going to put the cover back on here in the meantime. And I always make sure after I do this to flip this switch from the ion over to either shower or tap, because of course you don't want to have water running through here now for the next 2 hours. So that's it, and then we'll be back a little bit later to do the final part. All right, so now this has been sitting for 5 hours. So I'm going to take this cover back off again. And however, we're going to still leave the cleaning cartridge there for now. So I start running and set a timer for it so that I can just walk away. अब यहाँ देख सकते हैं पूरा काम होने के बाद, क्लीनिंग के बाद इन्होंने नॉर्मल वाटर को भी रन कर दिया काफी देर के लिए। तो ये हम करीब 15-20 मिनट पानी इसको नॉर्मल भी रन करा देते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत ब्लीचिंग पाउडर का जो भी असर रह गया वो हट जाए। तो ये भी बड़ा जरूरी है इंश्योर करना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? Making sure the O-rings come along. अगर खाली पानी हमने चला दिया, इंश्योर कर लिया, उसके बाद क्या है? मेन पर्पस तो हमारा है कि पानी क्वालिटी वो मेंटेन हो जाए। वो इंश्योर करने के लिए क्या करना है, हमें पानी को चेक कर लेना है। पानी को हमें उसके बाद चेक कर लेना है। कैसे? पीएच ड्रॉप को डालकर, इनपुट वाटर और दोनों आउटपुट वाटर को लो, कैंगन भी, ड्रेन वाला भी, तीनों पानी को, एसिडिक वाटर और अल्कलाइन वाटर और इनपुट वाटर, तीनों पानी में ड्रॉप डाल के देख लो। अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपका पानी अल्कलाइन हो जा रहा है, एसिडिक अलग हो जा रहा है, तो आप समझ रहे हो कि आपके प्रॉपर उसके बाद की मतलब ब्लीचिंग पाउडर भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि हमें पानी रन करना बहुत जरूरी है ताकि ब्लीचिंग पाउडर का जरा से भी असर उसके अंदर ना रहे मशीन में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 3 तरह की क्लीनिंग जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमें अपने लेवल पे सीखना और अपने डाउनलाइन को प्रॉपर सिखाना कितना जरूरी है। फिर भी हमें 1-2 बार अपने अपलाइन की गाइडेंस में ही करना है, प्रॉपर चीजों को ध्यान देना है, नोट डाउन करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर ना तो 25 साल के लिए मशीन है, ना तो हम उसको खराब करना चाहेंगे और ना ही हम अपनी हेल्थ पे कोई इसका बुरा इम्पैक्ट डालना चाहेंगे। तो सारे पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और कह सकते हैं कि अगर हमें लाइफ चेंज करनी है तो पानी के साथ चेंज कर सकते हैं, चेंज लाइफ वाटर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो? जी सर, मैं अमित कुमार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इन्हेंसर यूज क्यों करते हैं। इनहेंसर क्यों यूज करते हैं? जी 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 सर, क्योंकि अभी अच्छा, एक इनहेंसर की महीने जरूरत ही पहले क्या ये है? मशीन लगा है, हाँ हाँ, तो
ये मुझे पता नहीं यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम 11 में यूज क्यों कर रहे हैं, और देखो बाकी में भी साढ़े तो हम ग्यारह यूज कर सकते हैं। 11.5 pH के लिए मशीन का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस और फास्ट करना होता है। अच्छा, फास्ट इसके करने लिए के लिए। एनहेंसर एनहेंसर एक रेडिकल की तरह काम करता है उसमें, उसके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, तब जाके 11.5 pH पानी आ पाता है। ठीक से। तो क्योंकि देखो और में साढ़े भी नौ कैंगन वाटर तो हमारा बाइफरकेशन से ही बन जाता है, लेकिन उसके जी। प्रोसेस को अगर उसको 11.5 pH तक ले जाना है तो उसके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को और फास्ट करना पड़ेगा, जो कि एनहेंसर से। आप देखो जब 11.5 pH वाला पानी आप करते हैं तो मशीन की साउंड भी थोड़ी सी चेंज होती है, हम्म। थोड़ा सा वाइब्रेट करना शुरू करती है, मतलब थोड़ा सा, अगर ध्यान से अगर सुनेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को एनहेंस करता है। एनहेंसर वर्ड का मतलब क्या, एनहेंस करना। तो हाँ। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को एनहेंस करता है और फास्ट बनाता है। तो 11.5 pH तक ले जाने के लिए उसको प्रोसेस को और फास्ट करना पड़ेगा, तब वो जाके उसका बाइफरकेशन उस लेवल पर होगा कि वो 11.5 pH तक पहुंच जाए। उसके अंदर जो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम है, जी वो जी। मात्रा इतनी चली जाएगी वो 11.5 pH हो जाए। तो इस सर। लेवल पर एप्लीकेशन करने के लिए उसमें एनहेंसर लगाना पड़ता है। अगर आप 11.5 pH ना निकालें तो एनहेंसर की कोई जरूरत नहीं, आप उसको बाईपास कर सकते हैं, हटा सकते हैं। साढ़े अच्छा ग्यारह pH की जरूरत होती है, और बहुत कम मात्रा में हमें यूज करना है उसे, इसको सर, पानी। आज इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ये कैंगन पानी बन रहा है, तो हम्म। जो हम इनपुट जो पीएच है, तो हम्म। मतलब कैंगन में भी क्या पीएच लेवल डाउन होगा? जैसे हम मान लीजिए पीएच लेवल कुछ और दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप ये सॉरी, कहना चाह रहे हैं टीडीएस। इनपुट में 5-6 भी नहीं जा रहा और बेकार पीएच लेवल का पानी जा रहा है, जी आप ये कहना चाह रहे हैं ना, कि हो सकता जी। है 4 pH का पानी जा रहा हो उसमें, हम्म 5-6 भी नहीं आया। जैसे हमारा तो इनपुट ज्यादातर क्या होता है, लगभग येलोइश ग्रीन आ जाता है, हम्म। तो लगभग 5-6 pH के करीब होता है, तो उस हिसाब से हमारा 9.5 pH तक का कैंगन वाटर आराम से आ जाता है। लेकिन आप ये कहना जी। चाह रहे हैं कि हमारा इनपुट और ज्यादा वर्स्ट है पीएच के मामले। हाँ। जी जी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने जमीन का पानी आरओ करके दिया है और जी आपका जी। आरओ प्रॉपर मेंटेन नहीं है, उस केस में पीएच कम जाएगा। कम जाएगा तो उसका आउटपुट पे जरूर फर्क पड़ेगा, अब चेक करना। उसका आउटपुट हो सकता है 9.5 pH वाला उस हद तक ना पा रहा हो, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा हो। ठीक है, जी। लेकिन अगर आपने आरओ को सही से मेंटेन किया हुआ है, पीएच को नहीं डिटोरिएट कर, मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, तो लगभग वो 6-7 pH वो भी डालेगा ही उसमें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जल बोर्ड के पानी की बात करते हैं, या हम्म। किसी सोसाइटी में जो पानी वहां से फिल्टर वो करके दिया जाता है, ट्रीट करके, तो वो जी भी जी। लगभग 5 pH, 5.5-6 pH के बराबर तो होता ही है वो। जी ठीक जी। है, उससे कम नहीं दिया जाता, कि उससे कम में आप वहां की जो पाइपलाइंस को ही नहीं मेंटेन रख सकते हैं। किसी भी किसी भी कॉरपोरेशन की मजबूरी है 5-6, मतलब 6 pH के पानी करीब देना, 6 pH से ज्यादा अगर वो नहीं देगा तो उनकी पाइपलाइन ही डैमेज हो जाएंगी। लेकिन ये गलती कहाँ हो रही है ज्यादातर, कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ लोगों ने आरओ मशीन लगाई हुई है, और आरओ मशीन को अगर प्रॉपर नहीं मेंटेन किया हुआ है, या उसमें कुछ गड़बड़ रह गई है, या टाइमली उसको उसके अंदर जो भी फिल्टर विल्टर साफ या चेंज नहीं कराई हैं, तो उसका जी। पीएच डाउन चला जाता है, टीडीएस डाउन चला जाता है, दो दो चीजें खराब हो जाती हैं। तो उसकी वजह से इशू आएगा ही आएगा। अब टीडीएस ही डाउन है, टीडीएस डाउन का क्या मतलब है, अगर टीडीएस डाउन है उसके अंदर मिनरल्स ही कम है, तो बाइफरकेट करके मशीन भी कितना मिनरल्स ले जाएगी आगे, ऑलरेडी उसमें मिनरल्स कम है। समझ रहे हैं ना। ठीक। जी चावल जी। धान में से अगर आपको चावल धान में अगर आपको बिन के चावल अलग करना है, धान अलग करना है, और आपने ऐसा चावल ले लिया जिसमें धान और कंकड़ कुछ ज्यादा ही है, चावल की हम्म। मात्रा कम है, चावल धान कंकड़ कुछ ज्यादा ही है, तो कितना आप चावल निकालोगे, कम ही चावल निकलेगा, धान कंकड़ ही ज्यादा निकल जाएगा। जी जी। तो यहाँ तो एग्जैक्टली। इनपुट तो मैटर करते हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। तो इनपुट प्रॉपर रखना है, चाहे कॉर्पोरेशन के थ्रू आ रहा हो तो वहां तो आता ही है, लेकिन अगर आप आरओ लगा रहे हो, आरओ के बाद इस मशीन को कनेक्ट किया हुआ है, तो आरओ को प्रॉपर मेंटेन कराना बहुत ही जरूरी है। और जिसके तो पास ये मशीन नहीं है उसे भी आरओ को मेंटेन कराना चाहिए। सर, बताइए। मतलब मिनिमम जो है कितना पीएच मेंटेन करके हमें इनपुट देना होगा? मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए? बस 5+ हो जाए तो बहुत बढ़िया है, फाइव 5+ होना ही फाइव बहुत है। प्लस से अबव? 5+ होना ही बहुत है। हाँ, मशीन बहुत अच्छा काम करती है, 4.5 पे भी करेंगे, 5+ होते तो करती ही करती है। क्योंकि बहुतों के घर का हमने इनपुट देखा है, ये 5, 5.5, 6 यही आता है, उससे ज्यादा नहीं आ पाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर आरओ के थ्रू है तो आरओ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर बात
तो उसके टाइम और पैसे की नहीं है, बात है हमारी हेल्थ की, हमारी फैमिली हेल्थ की। हमारे बच्चे भी पीते हैं, हमारे पेरेंट्स भी पीते हैं इस पानी को। अच्छा। तो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी इसकी क्वालिटी। मैं भी जब कैंगन मशीन नहीं लगाया था, उससे पहले मैं जब आरओ ले रखा था, तो मेरा फ्रेंड ही मेरी एएमसी करता था, मेरा फ्रेंड है, और एएमसी के लिए आ जाता था, खुद ही बुलाना भी नहीं पड़ता था। और एएमसी मतलब एनुअल नहीं था, वो 3-3 महीने पे ही आ जाता था। एएमसी तो कहने के लिए एनुअल मेंटेनेंस होता है, लेकिन वो 3-3 महीने पे ही आता था। 3 महीने पर जो भी कुछ वो चेंज करता था, साफ करता था, जो भी चार्ज बनता था, मैं तुरंत उसको देता था, कोई क्वेश्चन नहीं करता था। क्योंकि मुझे पता था इस मशीन को प्रॉपर नहीं चलाएंगे तो फायदा ही क्या मशीन जी जी। लगाने का। ठीक है ना। जैसे मान लो टीवी है आपका, अब टीवी में आधी स्क्रीन ब्लैक हो रखी है, आधी स्क्रीन में आप टीवी देखे जा रहे हो, उसका कोई फायदा तो जी है नहीं। डिस्प्ले खराब तो खराब, फिर जी आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पानी के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, तो हमारे हेल्थ के लिए है। और किसी का कोई प्रश्न? जी जी सर, एक क्वेश्चन और है। अगर सर मेरा टीडीएस जो है मान लीजिए हम्म। 100 है इनपुट, जी और बिल्कुल। मशीन जो कैंगन पानी निकल रहा है, क्या उसका टीडीएस हम्म। डाउन होगा? क्योंकि कुछ तो तत्व जो है ड्रेन से भी निकल रहे हैं। नहीं नहीं, टीडीएस ये तो नहीं नहीं, बाइफरकेट कर रही है ना, ये पवन टीडीएस उसका पवन बढ़िया सर, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं नहीं हम्म। पवन सर, टीडीएस कितना मैं होना चाहिए? इनका मिनिमम इनका मिनिमम मैं मिनिमम और मैक्सिमम कितना टीडीएस होना चाहिए? मैं पवन सर क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं अभी एक्चुअली ड्राइव कर रहा था तो मैं जी सुन नहीं पाया था। मैं जहां तक अभी इनका क्वेश्चन समझ पाया हूँ कि ये जानना चाहते हैं कि कैल्शियम मैग्नीशियम जी। मतलब पीएच हमारा डाउन है तो एल्कलाइनिटी पर क्या असर पड़ेगा, और टीडीएस कम है तो क्या असर पड़ेगा। तो दोनों का मैं एक मिला जुला उत्तर देना ये चाहता हूँ कि देखिए, कंपनी क्या कहती है कि हमारे मशीन का इनपुट ना 7 पीएच का होना चाहिए, बट 7 पीएच का पानी हम दे नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, कंपनी ये भी कहती है कि हमारा टीडीएस ना 100 से 200 होना चाहिए, तब उस पर हमारा मशीन ना बेटर परफॉर्मेंस करेगा। तो जहां तक पीएच की बात है, पीएच डिसाइड किससे होता है कि पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम, ये 5-6 तरह का अगर धातु मिनरल्स उपलब्ध है, एक एडिक्वेट क्वांटिटी में उपलब्ध है, तो आपका पीएच मेंटेन रहेगा। मतलब पीएच मेंटेन रहेगा, मतलब टीडीएस अगर बिल्कुल। आप 100 प्लस रखते हैं तो पीएच आपका 5 प्लस आपको मिल जाएगा आरओ के थ्रू। बट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी होता है उसका कंपनी मतलब आईएसओ 10-501 है, जो पानी पर ड्रिंकिंग वाटर पर लागू होता है। उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले को 7 पीएच का पानी देना ही देना, 7 पीएच का पानी देना ही देना, यानी न्यूट्रल पीएच का पानी देना है। प्लस हो तो अच्छी बात है, पाइप में जंग नहीं लगता है। तो हमें आपने अपने आरओ का टीडीएस हमें हमेशा ये मान के चलिए कि आपको 150 प्लस रखना, 100 से 200 के बीच रखना है, तो ये मशीन ना बेटर परफॉर्मेंस करती है, कभी कोई दिक्कत आपको आएगा ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और दूसरा सवाल इनका ये था कि जैसे हम मशीन को 100 टीडीएस का पानी दे रहे हैं, तो कैंगन मशीन से जो पानी आएगा वो क्या 70 टीडीएस का पानी आएगा? तो सर ऐसा नहीं होता। होता क्या चीज है कि जब हम मशीन को पानी इनपुट दे रहे हैं 100 टीडीएस का, तो आपको कैंगन मशीन का 9.5 जब निकालेंगे ना, 9.5 निकालेंगे तो वो 100 प्लस मिलेगा, क्योंकि यूनिट एरिया में मिनरल्स की अधिकता हो जाती है। जो एसेंशियल मिनरल्स नहीं हमारे शरीर को चाहिए वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है, और जो हमारे शरीर को चाहिए, हमारे शरीर के लाभकारी है, वो आपको ऊपर से एल्कलाइन के रूप में मिलती है। तो हमारा टीडीएस हमेशा बढ़ेगा 9.5 में, घटेगा नहीं। अगर घट रहा आपके मशीन में, इट मीन्स आपका मशीन आयोनाइज नहीं कर रहा है, सिंपल सा पानी फिल्टर से होके आपको मतलब वो समझिए क्लीन हो रहा, साफ हो रहा। तो ये आपने देखा होगा कि जब हम बिल्कुल। क्लीन का पीएच निकालते हैं, यानी 7 पीएच का पानी मतलब न्यूट्रल पीएच का पानी जब निकालते हैं, हमारे मशीन में जो 7 पीएच वाला बटन है ग्रीन वाला, अगर हम उसको दबा के पानी निकालते हैं तो जैसा आपका इनपुट है वैसा ही आउटपुट निकलता है। उस केस में हमारा आयनाइजेशन चेंबर में कोई आयनाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, करंट पास नहीं करता प्लेटों के बीच में, सिर्फ पानी पास करता है। ठीक है सर। तो आप अपना आरओ चेक करवा लीजिएगा। अमित आर्या सर का मेरे ख्याल बिल्कुल। से सवाल था, आप अपना आरओ चेक करवा लीजिए, आपका टीडीएस 150 प्लस होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं। ठीक है सर। मैं समझता हूँ कि आपका सवाल का मतलब जो उत्तर था बहुत वो बढ़िया। मिला हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। नारायण गोसाई बात कर रहा हूँ मैं। जी बताइए। सर एक्चुअली मैं ना चेक कर रहा हूँ, मेरा टीडीएस ना 200 प्लस चले जाता है कई बार। ओके। तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए?
आप आरओ से दे रहे हैं या कोई आपका ट्रीटेड वाटर मिल रहा है आपको सप्लाई में? नहीं, आरओ से दे रहा हूँ, लेकिन वो 200 प्लस चले जाता है। कई बार मैंने कल ही चेक किया था, वो 200 प्लस चले नहीं जाता तो है। आरओ आप, नहीं आरओ को फिर रेगुलेट नहीं तो करवाइए। नहीं 200 प्लस चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना जाता है 200 प्लस, मतलब 300, दो सौ 280 पैंतीस जाता चालीस है 200। हाँ तो 235-40 कोई दिक्कत नहीं है सर। भारत सरकार खुद कहती है कि 500 टीडीएस का पानी पीना चाहिए। तो अपने कैंगन में अगर 200 प्लस चला गया तो कोई परेशानी नहीं है, कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। टीडीएस ज्यादा होने से क्या होता है कि हमें ना मशीन को जो डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है ना, 6 महीने पर एक बार, 4 महीने पर एक बार, वो घट के 3 महीने पर एक बार हो जाएगा बस, और हाँ, कोई वो परेशानी दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसके क्या लिए कह रहे हैं? क्या मेरे को हर महीने ई क्लीनिंग करनी जरूरी पड़ेगी? तो ई क्लीनिंग जरूरी करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, डीप क्लीनिंग आपको 3 महीने में करनी होगी। अच्छा। ई क्लीनिंग नहीं, डीप क्लीनिंग आप 3 महीने में करानी होगी। वैसे तो आप 6 महीने में करा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 3 महीने करानी होगी अगर ज्यादा टीडीएस का पानी जाता है। कौन सर, एक मेरा सवाल है स्पॉन्सर। अभी तक मैंने जहां भी देखा, जहां मशीन लगी है, जहां पे टीडीएस 170-80 आ जाता है, हाँ वहां पर हाँ। हम ऑयल का जो ऑयल वाला हमारा इमल्सिफिकेशन वाला प्रॉपर्टी जो डाउन हो जाता है। इसमें तो हमने डाउन अपलाइन से हमेशा बात किया, तो बताते हैं कि उसका प्रॉपर्टीज मतलब एज पर पीने की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इमल्सिफिकेशन नहीं कर पाता ऑयल को 170-80 टीडीएस पे, जब 100 से 120-30 पर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहता है। तो नहीं सर, हमें ऐसा टीडीएस ऐसा भी नहीं है। मेरा मेरा 235 पीएच का होने के बाद भी उसमें 11 पीएच में पानी प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। पीएच नहीं, टीडीएस टीडीएस की बात कर रहा हूँ मैं। 200 टीडीएस के पानी पर अगर हम अपने मशीन को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर इमल्सिफिकेशन वाला प्रॉपर्टीज नहीं आ रहा। मैं एक जगह नहीं, 5 जगह मैंने ट्राई किया, 5 जगह मशीनों में ट्राई किया, ऐसा नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरा अभी टीडीएस पालम में ना, भी जो टीडीएस मेरा टीडीएस 230 के आसपास था, और मैंने कल चेक किया था अपना 11 पीएच का पानी निकाल के, तो उसमें हाँ, ऑयल 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 फेड नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था ना। एनहेंसर ओरिजिनल है क्या उसके साथ? हाँ, ओरिजिनल है। अच्छा। सर जैसे कि जहाँ तक बताया गया है कि 150, जैसे मिश्रा सर का कहना है कि 100 से 150 के बीच की टीडीएस के पानी पर हमारा ऑयल का इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज बेस्ट रहेगा। उससे ज्यादा पर वो प्रॉपर्टीज तो ही रहेगा, लेकिन इमल्सिफाई नहीं कर पाएगा, ऑयल को ब्रेक नहीं कर पाएगा देखो वो। कुछ हद तक तो एमल्सिफाई करता ही होगा, वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ उससे हद तक तो घबराने की बहुत जरूरत नहीं बहुत है, मशीन प्रॉपर काम कर रही है। 10% काम करता है। नहीं, टीडीएस का इमल्सिफिकेशन हाँ। के एक्चुअली टीडीएस मेरे को पर 100 से 150 के बीच में होना ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली हेलो मेरे पेपर नहीं मशीन हेलो पे, हेलो। से मैं पीरियड बोल बड़ी सकता है। हूँ कुछ कुछ आप लोगों से। क्या कोई ऐसा आदमी है जिसका टीडीएस 200 है और मशीन ऑयल को इमल्सिफाई कर रहा हो? हेलो हेलो एनीवन? हेलो। मेरी आवाज आ रही नहीं है आप लोगों हाई को? टीडीएस पे इशू हाँ, आ आ रहता रही है रही है, आ थोड़ा। रही है सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। बोलिए हाँ सर। सुनील सर बताइए सर। जितने भी बताइए सुनील सर। ये सब चीजें देख रहे हैं, क्या कभी किसी ने कंपनी के साथ में जो मैनुअल आता है वो पढ़ा है? नहीं। तो यही चीजें है ना, मैनुअल पढ़ो आप सब लोग। वहां पे कंपनी ने साफ साफ लिखा हुआ है 100 से 150 टीडीएस का पानी होना चाहिए। तो कोई नॉर्म्स कंपनी ने अगर बनाए हैं, तो उस बिल्कुल। नॉर्म्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देगी। यस ये सर, यू बिल्कुल आर ठीक राइट है। सर। यू आर 100% राइट सर। 100 to 150। आप लोग मैनुअल पढ़िए। अगर मैनुअल पढ़ लेंगे तो सारे आंसर आपके पास अपने आ जाएंगे। एक एक और है इसमें क्वेश्चन आंसर का Q&A सेशन, जिसमें सारे पानी के बारे में भी आपके जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100 से 150 टीडीएस होगा तो आपका इमल्सिफिकेशन बहुत अच्छा होगा। 230, 35, 40 तो नहीं होगा। कंपनी तभी तो बोल रही है 100 से 150 टीडीएस का पानी मेंटेन करना है। बिल्कुल। नहीं सर, हमें तो ठीक है पता ना? लगा कि 100 से 200 को करना है। हाँ जी। हमें तो ये बताया गया कि 100 से 200 के अंदर होना चाहिए। नहीं, 200 तक चल जाएगा, लेकिन 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए ना। 230, 40, 35 नहीं होना चाहिए ना। 100 से 150। और अगर कहीं 200 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 से 150 अगर मेंटेन करके रखते हो तो आपको हर चीज में परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। आपका एल्कलीन का बेटर मिलेगा आपको। आपको इमल्सिफिकेशन वाली बात करो वो भी बेटर मिलेगी। समझ रहे ना? तो आपको मेंटेन करना है, चाहे वो आरओ बिल्कुल। हो चाहे वो आपका नॉर्मल पानी है, आप उसको मेंटेन करो ना। क्लोज कीजिए सर। क्लोज अब कीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे पास कभी 125 टीडीएस का पानी आया करता था।
आज की डेट में हमारे पास 335 350 TDS का पानी आ रहा है दिल्ली में। अच्छा, वेस्ट दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो मेरे को खुद RO लगाना पड़ा है उसके लिए, तो वो उस बिल्कुल हिसाब बिल्कुल। से। मैं ऑलरेडी साउथ दिल्ली में रहता हूँ, आया नगर में। यहाँ पे तो TDS 500 प्लस है। अच्छा, हाँ, तो RO जल बोर्ड लगाइए का? सर। नहीं, जल बोर्ड का नहीं है, वो ग्राउंड वाटर आता है ना। हाँ, नहीं, तो ग्राउंड वाटर RO तो लगाइए, वाटर तो 5 TDS प्लस है। मेंटेन कर लीजिए। हमारा मिक्स पानी है, देखो ग्राउंड वाटर भी आता है, जल बोर्ड का भी आता है, दोनों आता है। तो फिर RO लगाइए लगाइए मस्ट, ताकि उसको नहीं, सेट आर ओ तो कीजिए। लगा रखा है सर, आर ओ तो लगा रखा हम्म। है। तो बस 100 सवा 100 पे मेंटेन करके रखिए उसको। हाँ, तो वही चीज जानना चाह रहा था कि कितना होना चाहिए। तो सर ने बताया था कि 200 तक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 100 से 200 के बीच में होना चाहिए। वो वर्स्ट केस है सर, कि 200 तक भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हेल्थ वाइज वो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। कंपनी की आइडियल कंडीशंस दे रखी हैं, उसको फॉलो करना है। अगर नहीं भी फॉलो हो रही है तो कोई इशू नहीं है, मतलब 200 DDS तक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच किसी का बहुत इशू है, नहीं आ पा रहा है, 5 तक आ रहा है, 5 से थोड़ा सा बहुत कम आ रहा है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपके पानी जो भी अवेलेबल है उसको तो आप बढ़िया कीजिए कीजिए इनपुट वाटर। उसके बाद मशीन पे कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, वो आपके पानी को बेटर ही बना रहा है। अब आपका अगर पॉइंट यह है कि इमल्सिफिकेशन भी प्रॉपर हो जाए, आपको डेमो में दिखाना है, तो ओरिजिनल एनहेंसर, आपके इनपुट को मेंटेन करना, सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा। वो हम देते हैं क्योंकि हमें रेगुलर डेमो देना होता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अगर ये चीज नहीं हो पा रही है तो मशीन में कुछ प्रॉब्लम है या हेल्थ इशू आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मशीन बहुत अच्छा काम कर रही है, हेल्थ में कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी वाटर इनपुट का बिल्कुल मेंटेन रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट करता ही है। अब तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इतने अच्छे से आ रही है, लेकिन पहले टाइम में बात करो, अगर 30-40 साल पहले, 20 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लक्चुएट होती थी, हमें वाटर वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ता था। अब यहाँ हमारे पानी के साथ वो केस है, आपको इनपुट वाटर क्या बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करके तो मिलेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है। और मशीन किसके बेस पे बनी हुई है, उसके ऊपर क्या है कि इनपुट प्रॉपर बताया गया है कि क्या होना चाहिए आइडियली। तो वो आइडियल कंडीशन नहीं भी होगी, लेकिन वो उसके पानी को बेटर ही करेगा, तभी हमें सबको बेनिफिट हो रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मशीन पे 1% भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। हमें बस क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है, क्लीनिंग को ध्यान रखना है, और इनपुट वाटर को चेक चेक करते रहना है, आउटपुट को भी चेक करते रहना है, और मेंटेन रखना है, तो हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी पानी की। ये पानी किस लिए बिल्कुल है? बिल्कुल। पीने के लिए है ना, अपनी पूरी फैमिली के लिए है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है बिल्कुल गणेश सर, सर, बिल्कुल। ओवर टू यू। जी जी, बिल्कुल सर। बिल्कुल प्लीज सर, कंक्लूड बिल्कुल, द आपने मीटिंग। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। जैसा अभी सर बता रहे थे ना, सुनील सर बता रहे थे, बहुत सही बता रहे थे कि हमारा यूजर मैनुअल में ना ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमारा इनपुट TDS ना 150 के आसपास होना चाहिए, तो बढ़िया काम करेगा। 100 से 200 एक रेंज बना हुआ है। हर हमेशा आप 150 फिक्स करके नहीं रख सकते, कभी 150 से नीचे आ जाएगा, कभी 100 के आसपास आ जाएगा, कभी 200, 180, 175 के आसपास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब चीजों के साथ ना देखिए, एक पॉइंट जो अभी डिस्कस मैं जैसा सुन रहा था अभी, इसमें एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके बूस्टर पंप जो लगा रखा ना आपने, बूस्टर पंप के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। आप पानी का प्रेशर बहुत तेज से दे रहे हैं, बहुत तेजी से पानी आपके मशीन के प्लेट के ऊपर से गुजर रहा था, आयनाइजेशन प्रॉपर होगी नहीं। आयनाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो इमल्सिफिकेशन नहीं होगी। आप इन सब चीजों को दूर करने के लिए ना, इन सब चीजों को दूर करने के लिए आप क्या करिए कि आप मशीन में पानी का एक मतलब जो उसका डिजायर फ्लो है, वही फ्लो को मेंटेन करिए। कई जगह हमने ये देखा कि 300 GPD का मोटर लगा हुआ है, कहीं 150 का लगा हुआ है। 100 GPD का मोटर चाहिए इस मशीन के लिए। अब 150 GPD वाले में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, 300 GPD वाले में पानी का प्रेशर बहुत और भी बहुत ज्यादा रहता है। जलबोर्ड वाले के साथ हमने कई जगह देखा है कि टंकी रखा हुआ है 6ठी फ्लोर पर, 5वीं फ्लोर पर रखा हुआ, ग्राउंड फ्लोर पर आपका कैंगन मशीन लगा हुआ है, तो वहां तो मोटर लगती नहीं है, वहां पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि बीच में कोई वाल्व लगा दीजिए, पानी के प्रेशर को हम कंट्रोल करके कैंगन मशीन को देंगे, तो आपका 150 TDS का पानी, 200 TDS का पानी भी इमल्सीफाई कर देगा। तो मोटर के बूस्टर पंप के प्रेशर पर भी ये डिपेंड करता है। सीधा TDS को अगर आप कह रहे हैं कि ज्यादा है कम है, आप 70 TDS पर भी, 80 TDS पर भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं 9.5 का। डिपेंड करता है कि आप मशीन को कितना कम प्रेशर से पानी दे रहे हैं, प्लेट पर कितना देर पानी होल्ड हो रहा है। आयनाइजेशन के लिए प्लेट पर पानी होल्ड होना बहुत जरूरी है, जितना देर होल्ड होगा उतना अच्छा आयोनाइज करेगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी 6 मशीन लगी हुई है शाहीन बाग एरिया में, बटला हाउस शाहीन बाग में लगा हुआ है।
वहाँ जमुना के किनारे लगा हुआ है, वहां पर ग्राउंड वाटर की टीडीएस मतलब टीडीएस जो है 400 से 500 के आसपास आता है, ज्यादा टीडीएस नहीं है। बट पानी हार्ड है, सॉफ्ट वाटर नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड है। उसके अंदर वहां पर दिक्कत क्या आती है कि कोई भी आरओ वहां चलता नहीं है, और आरओ जहां लगा हुआ है, आरओ में दिक्कत क्या आती है कि 4 पीएच का पानी, 5 पीएच का पानी आता है। तो वहां पर आयनाइजेशन कराने के लिए हमें 200 प्लस टीडीएस रखना पड़ता है। ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। अब नदी के इलाके में, वाटर बेसिन के इलाके में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और डिपेंड ये भी करता है कि आपका जो ग्राउंड वाटर का जो बोरिंग है ना, वो कितना गहरा है, पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मशीन को हमें मतलब पानी सही देंगे, उसका इनपुट सही देंगे, तो सही तरीके से काम करेगा। तो है क्या कि पानी के प्रेशर को अगर आप कंट्रोल करके मशीन को देंगे ना, तो अच्छे तरीके से इमल्सिफाई करता है। शाहीन बाग एरिया में 200 प्लस हमें टीडीएस रखना पड़ता है, उस पर भी तेल इमल्सिफाई होती है। बट वहां पर हमें थोड़े से अपना जो ये बूस्टर पंप है, इसमें हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा है। हम वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर के साथ पानी को देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मशीन के प्लेट पर पानी ज्यादा देर रुकता है, 2 फ्लो से पानी जाती है। 4 पीएच के पानी को भी 5 पीएच के पानी को हम 9.5 बेहतर बना देते हैं। तो थोड़ी बहुत ना, मोटर को आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा कि आपके यहाँ जो बूस्टर पंप लगा हुआ है, कहीं ज्यादा तेजी से पानी तो नहीं दे रहा है, ज्यादा प्रेशर से पानी तो नहीं आ रहा ऊपर से। प्रेशर को कम कर दीजिए। बीच में 20 रुपए का एक वाल्व आती है, गेट वाल्व आप लगा लीजिए, वो उससे आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल वे में पानी को दीजिए मशीन को, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आज का सेशन पवन सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया, और एक एक चीजों को मतलब बारीकी से क्लियर किया। पवन सर को तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। इसी तरह से सेशन देते रहे और हम लोगों को एजुकेट करते रहे। और हम लोग का क्या है कि हर वीरवार को एक सेशन होता है, कि हर वीरवार को, और हर संडे को हम लोग एक सेशन करते हैं। संडे सुबह 7 बजे, और वीरवार को हमारा सेशन होता है 8:45 में, फिक्स है। किसी न किसी पर हमारे कोई न कोई लीडर जो है उसको एलोबरेट करते हैं। कभी लिस्टिंग पर होता है, कभी फिल्ट्रेशन पर होता है, कभी हमारा क्लोजिंग पर होता है, कभी इफेक्टिव डेमो कैसे दिया जाए उस पर होता है। संडे के दिन हमारा डेमो भी होता है। जिस दिन उर्दू घर में सेशन नहीं होता, उस दिन हम लोग का एक ग्रुप डेमोस्ट्रेशन होती है ऑन जूम। तो जो लोग इंटरेस्टेड रहा करते हैं, ग्रुप में लिंक आती है, आप ज्वाइन करा करिए, अपने लोगों को ज्वाइन कराइए और लाभ उठाइए। तो मेरे ख्याल से समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करी जाती है। आप सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। आप लोग अपना बेशकीमती टाइम निकाल के हमारे साथ बने रहे, चीज़ों को समझे, अपने आप को एजुकेट किए। तो थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू पवन सर, गणेश सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पवन सर, आप सेशन को ऑफ कर सकते हैं, थैंक यू क्लोज कर सर। सकते हैं।